नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि हमारा सुपर 30 का बैच चल रहा था, मैं टॉपिक वाइज अभी तक कराते हुए आया था। अर्थमेटिक के काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं। आज मैं आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें हम अलग अलग चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन एक साथ करके देखेंगे। जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वही सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, लेकिन मिसलेनियस रहेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तीन श्रेणियों के कर्मचारी हैं। ठीक है, तीन श्रेणियों के कर्मचारियों को 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि मिलती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि तीन कर्मचारी हैं जिनका अनुपात क्या है वेतन का, 1:2:3, 1:2:3 है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उन्हें 5%, 10% और 15% की वृद्धि मिलती है तो उनके वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए, अगर आपको रेशियो में तीन क्वांटिटी दी गई हैं तो अगर उस पर हमको परसेंटेज अप्लाई करना है या परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हम ऐसा नंबर मान लेते हैं जो हमारे लिए आसान हो। ठीक है, तो हम इसको 100 मान लें। ठीक है, इसको 200 मान लें और इसको अगर हम 300 मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि रेशियो में है। ठीक है, हमने इसको 100 मान लिया, इसको 200 मान लिया, इसको 300 मान लिया। अब कह रहा है कि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि मिलती है। 100 का 5% आप लोग जानते हो क्या होता है। 100 का 5% यानी 5, वृद्धि होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कह रहा है इस पर 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 200 का 10% 20 होता है, ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तीसरे पे आपको 15% की वृद्धि मिल रही है। 300 का 15% क्या होगा, 300 का 10% 30 होता है। ठीक है, फिर 300 का 5% आपका 15 होता है, यानी इस पे वृद्धि कितनी मिल रही है हमको, 30 और 15 की, यानी 45 की वृद्धि मिल रही है हमको। ये हमारा हो जाएगा कितना, 345 वृद्धि होने के बाद। अब आपको कह रहा है इसी का आपको रेशियो निकालना है, किसका किसका, 105 का रेशियो 200 और रेशियो फिर 345। आप इसको 5 से काट लो, ये 5 से आपका कट के हो जाएगा 5 दूना 10, 21। ये आपका 5 से कटेगा, ये 220 हुआ है। ठीक है, यानी ये कितना हो गया है, ये आपका 220 हुआ है। 220 कर लीजिए आप यहाँ, 220 हो गया, यहाँ भी आपका 220 हो जाएगा। ठीक है, 220 कर लिया हमने। इसको हम 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से काटो, 5 चौका 20, 5 चौका 20। ठीक है, ये आपका हो गया 21:44। अब इसको 5 से आप काट लो, ये 5 छंग 30 हो जाएगा आपका, 4 बचेगा, 5 9 45, यानी इसका रेशियो क्या आ गया। अब ये फर्दर नहीं कट रहा है। ठीक है, 21:44:69, ये किस में है आपका, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा हमसे ये कह रहा है कि कोई वृत्त है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। इसका व्यास ज्ञात करना है हमको। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा वृत्त होता है उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है हमारा πr²। ठीक, और ये हमको दे दिया गया है क्या, 616 दे दिया गया है। ठीक है, अब हमसे वृत्त का व्यास पूछा है। वृत्त का व्यास आपके त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी d = आपका 2r हो जाएगा। यहाँ से आप r निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू हमको 22/7 रखने के लिए इन्होंने कह दिया है, तो आइए 22/7 रख के देख लेते हैं। 22/7 हो गया ये आपका। ठीक है, r की वैल्यू हमको निकालनी है, हम r निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा, r² हो गया ये आपका। ये हो गया आपका 616। अब आप काट के देख लीजिए, 11 से ये कटेगा, 11 × 5 = 55 होता है, फिर 6 बच जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। चलिए 11 से काट लेते हैं, ये 11 दूना 22 हो गया ये आपका। ये आपका क्या हो गया, 11 × 5 = 55। ठीक है, 6 बचा, 66 हो गया, 11 छक्का 66 हो गया आपका। देखिए ये फिर से कट रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है। 2 से आप काट दीजिए, 28 बार कट गया ये। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, r² हो गया ये आपका। 28 को आप 7 × 4 लिख सकते हो या 4 × 7 लिख सकते हो। क्यों लिख रहा हूँ अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने 4 × 7 लिख लिया, 7 उधर जाके फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमको r निकालना है, लेकिन r तो हमारा स्क्वायर में है। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो अगली साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर रूट, 7 × 7 का स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 14 आ गई। ठीक है, 14 मीटर आ गई। ठीक, अब हमको क्या निकालना था, हमको हमारा व्यास निकालना था। व्यास का फॉर्मूला 2 × त्रिज्या। अब त्रिज्या की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 14 आई है, तो 2 × 14 आप कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा व्यास जो कि हमारा 28 मीटर। ठीक है, 28 मीटर किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में है आपका। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि
9 5 8 9 9 7 8 9 8 का माध्यिका निकालना है आपको, माध्यिका निकालनी है आपको, ठीक है। बहुलक निकालना है और माध्य निकालना है। चलिए पहले तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा पहले, ठीक है। 5 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 5 के बाद आपका नंबर आ रहा है 7, ठीक। उसके बाद क्या आ रहा है, 7 आपका चला गया। 8 कितनी बार है, 8 एक बार, 2 बार और 3 बार है, तो 3 बार आप 8 लिख लीजिए। 8 लिख लिया आपने 3 टाइम्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 8 काट दीजिए, 8 हटा दीजिए। अब हम हमारा कितना 9 बचा है, 9 4 बार बचा है, ठीक है। 1 2 3 और 4 बार हमारा 9 बचा था। अब हमसे कह रहा है कि आप माध्यिका निकालिए, आप नंबर गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है आपका। आपने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, तो जो आपका बीच का नंबर होता है वही आपका क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है, ठीक। 9 नंबर था, 5वां नंबर हमारा क्या होगा, बीच में आएगा, ठीक है। 5वें नंबर के पहले 4 नंबर, 5वें नंबर के बाद 4 नंबर, तो आप 5वां टर्म देख लीजिए क्या है आपका, 1 2 3 4 और ये 5, 8 आपका क्या हो गया, माध्यिका हो गई, ठीक है। 8 आपकी माध्यिका हो गई। 8 आपका एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। चाहे ऐसे टिक करके आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन हम देख लेते हैं, सारा देख लेते हैं। बहुलक, बहुलक हमारा वो होता है जो सबसे ज्यादा बार है, ठीक है। आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित किया है, सबसे ज्यादा बार कौन सा टर्म आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख लीजिए आपका सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए कि माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ के हम क्या करते हैं, सारे नंबर को जोड़ लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, सारे नंबर जोड़ लेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे, यानी सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स हो जाता है आपका, ठीक है। डिवाइड आप किससे कर लेते हो, कितने नंबर ऑफ टर्म से, सम ऑफ नंबर्स ऑल नंबर्स, या नंबर ऑफ टर्म, आप नंबर ऑफ टर्म से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आप खुद कर लेना, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 9 से डिवाइड करना है, ये जो वैल्यू आएगी आपकी उससे आप ये देख लीजिए, ये आपका 9 चौक 36 हो जा रहा है, ठीक है। ये 36 हो जा रहा है, ये 8 त्रिक 24 हो जा रहा है, ठीक। ये आपका कितना 7 5 12 हो जा रहा है, ठीक है। ये 12 12 और 24 ऐड होके आपका 36 हो जाएगा, 36 + 36 72 हो जाएगा। 9 से आप डिवाइड करोगे, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका 72 हो जा रहा था, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं, अभी हमने गिने 9 है, 9 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा, ये आपका 9 8 72 आ गया, यानी 8 आपका क्या हो गया, माध्य हो गया। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका डी ऑप्शन में था, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा क्या था, 8 9 8, यानी माध्यिका, बहुलक और माध्य आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर लंबाई के 3 कपड़े के टुकड़ों को मापने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई सवाल है कि कोई एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो अधिकतम हो, ठीक है, जिसका उपयोग करके आप 3 चीज़ों को नाप रहे हो, 4 चीज़ों को नाप रहे हो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि तीनों नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आता है, ठीक। एलसीएम आप ले लोगे अलग अलग नंबर्स का, ठीक है। इसको मीटर है, इसको आप सेंटीमीटर में बदल लोगे तो 126 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 126 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका 198 मीटर हो जाएगा, और ये 198 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका 162 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम नहीं, आपको एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। क्या निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है आपको, एलसीएम नहीं निकालना होता। एलसीएम का केस दूसरा है, आगे आगे क्वेश्चंस में आएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ आपको क्या निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, ठीक है। कब निकालना होता है, कह रहा है जैसे ये क्वेश्चन था कि 3 कपड़ों की लंबाई दे दी गई थी आपको, ठीक है। अब उसमें आपसे पूछा क्या था, वह अधिकतम लंबाई बताइए, अधिकतम लंबाई आपको ज्ञात करनी थी जिससे ये तीनों कपड़े नापे जा सकते हैं। चाहे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के कर लें, लेकिन हम आपको दूसरा तरीका सिखा रहे हैं, वो आप देख लीजिए। क्या कह रहा था, अधिकतम निकालना है, ठीक है। अगर आप बाई ऑप्शन जाएंगे, आप एक बार बाई ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन के थ्रू अगर आप जाना चाहें, तो ऑप्शन में आपको जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो देख लीजिए, क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर हमारा 18 है। 18 से ये कटेगा, 18 सत्ते 126 हो जाता है, या 18 एकन्नम 18, 18 एकन्नम 18, यानी 11 बार जाएगा तो ये भी कट जा रहा है। 18 नौइया 162 होता है, यानी 18 से तीनों नंबर कट जा रहे हैं, तो 18 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 18 से नहीं कटता, तो आप 18 से छोटी वैल्यू ट्राई कर लेते, 16, या उसके बाद अगर 16 से भी नहीं कटता तो आप 14 ट्राई कर लेते, या 12 ट्राई कर लेते, 18, उसके बाद 16, उसके बाद 14, उसके बाद 12 ट्राई कर लेते, कोई ना कोई आंसर आ जाता। 3 नंबर है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो डिवाइड करने में आपको इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जिसमें आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। एक चीज़ और होती है,
ठीक है। डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, आपने सुना होगा, बहुत सारे वीडियोज में पढ़ा होगा आपने कि डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम देख लीजिए, आपका 126 का डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम निकालने के लिए हम नंबर्स को ऐड कर लेते हैं आपस में। ऐड करो, 6 2 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, ठीक है। 9 1 10 8 18, 18 को फिर से ऐड करना पड़ेगा 1 + 8, इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 162, 162 6 2 8 1 9, इसका भी डिजिटल सम 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, HCF LCM अगर इन तीनों नंबर का हम निकालें तो उसका भी डिजिटल सम हमारा 9 ही आएगा। तो देख लीजिए 9 किसी ऑप्शन का डिजिटल सम 9 बन रहा है आपका, 12 का बन रहा है, नहीं बन रहा है, 14 का बन रहा है, नहीं बन रहा है, 16 का बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये 6 1 7 बन रहा है, इसका 4 1 5 बन रहा है, और इसका 2 1 3 बन रहा है। डिजिटल सम केवल आपका एक नंबर का बन रहा है जो उसके बराबर है, यानी 8 1 9, यही हमारा डिजिटल सम भी हो गया, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। दो तरीके से दिखा दिया मैंने, बाई ऑप्शन जाके आप कर सकते थे, डिजिटल सम से कर सकते थे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आपको आता ही है, बचपन से आप लोग पढ़ रहे हो, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं यहाँ, आसान सी चीज़ है। 3 नंबर है छोटे छोटे, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आप लोग निकाल ही सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है, केंद्र सरकार ने राज्य A, B और C को बाढ़ राहत के लिए 2:3:4 के अनुपात में एक निश्चित राशि दी, ठीक है। राशि दे रहा है किस अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है 3 राज्य हैं हमारे, कौन कौन से, ए, बी और सी, 3 राज्य हो गए हमारे, ठीक है। इनको किस अनुपात में राहत के लिए पैसा मिल रहा है, 2:3:4 में मिल रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, 2:3:4 हो गया आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। पहले रेशियो में देख लीजिए, सी ए से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ठीक है, 2 यूनिट ज्यादा है, ठीक है। और इस 2 यूनिट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या बता रखी है, क्या बता रखी है आपको कि ये 400 करोड़ हमारा, यानी इसको कितना ज्यादा मिल रहा है, 400 ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 200, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा बता दीजिए। आप बी का हिस्सा बताने के लिए आप क्या कर सकते हो, देख लीजिए बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा 3 है, ठीक है। 3 को 200 में आप मल्टीप्लाई कर दो, 600 आएगा, यानी 600 करोड़ किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। ऑप्शन बी सही भी है, यहाँ से संयोग से बी को ऑप्शन बी ही मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि 13,500 रुपए 2 वर्षों के लिए अगर 12.5% की साधारण ब्याज पर जमा किए जाएं तो परिपक्वता मूल्य क्या होगा। परिपक्वता मूल्य आपके लिए नया टर्म होगा, ठीक है। अगर नया नहीं भी है तब भी मैं बता दे रहा हूं कि मैच्योरिटी वैल्यू, परिपक्वता मूल्य वो होता है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि इतना रुपए आप निवेश कर रहे हैं या इतने रुपए पे आपको ब्याज मिल रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है आपको, 12.5% का ब्याज मिल रहा है। अब चाहे वो एसआई पे मिले, चाहे वो सीआई पे मिले, सिंपल इंटरेस्ट पे मिले या कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिले, यहाँ क्या कह रहा है आपको, साधारण ब्याज कह रहा है, ठीक है। अगर ये आपसे कह दिया जाए कि परिपक्वता मूल्य आपका कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्याज हमको मिलेगा उसको हम किस में ऐड कर देंगे, हमारे मूलधन में ऐड कर देंगे, तो हमारी परिपक्वता मूल्य या मैच्योरिटी वैल्यू आ जाती है। चलिए देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में सीधी सी ये बात होती है कि पर ईयर अगर आपको 12.5% का रेट मिल रहा है तो अगले साल भी 12.5% का रेट मिलेगा, ठीक है। ये 2 साल के लिए लग रहा है, कितने साल के लिए लग रहा है, 2 साल के लिए लग रहा है। एक साल 12.5%, तो अगले साल भी 12.5%, यानी 2 साल में आपका कितना हो जाएगा, 2 ईयर में आपका रेट कितना हो जाएगा, रेट आपका हो जाएगा 25%, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये हमारा मूलधन था, मूलधन पे आप 13,500 पे आप क्या, 13,500 का अगर आप 25% निकाल लेते हो, 13,500 का अगर आप 25% निकाल लेते हो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज। 13,500 का 25% आप निकाल लो, 13,500 गुणे 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ये आपका 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। ये आपका 25 पंचे 125 हो जाएगा, कैरी आपका कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। फिर 25 यहाँ 75 हो गया, 75 में आप 12 जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा आपका 87, 7 हो गया। फिर आपका कैरी क्या बचा, 8 बचा, ठीक है। फिर 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 में 8 ऐड कर दोगे आप, आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3375, यही हमको ब्याज मिल रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देते हैं, यानी ब्याज को अगर हम अपने प्रिंसिपल में जोड़ दें तो वो हमको क्या देता है, क्या दे देता है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, परिपक्वता मूल्य पूछा है, परिपक्वता मूल्य या मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। अब आप ऐड कर लो, 13,500 में आप 3,375 ऐड करोगे,
ऐसे कर लो। 13,500 है आपका, ठीक है। आपका यहाँ कितना ऐड करना है, आपको 3375 ऐड करना है। ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 5 3 8 3 3 6, यानी 16,875 रुपये आपको मिल जाएंगे। 16,875 आपका है किसमें, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि माँ और पुत्र की आयु के बीच का अंतर 21 था, ठीक है। माँ और पुत्र के बीच के आयु का अंतर 21 साल था जब माँ की आयु 43 वर्ष थी। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, यानी अगर मदर की एज हमसे कह दिया जाए कितनी, मदर की एज आपसे कह रहा है कि 43 साल थी, ठीक है। और माँ और पुत्र की आयु के बीच अंतर कितना था, 21 साल था। तो सन की एज निकल जाएगी आपसे। सन की एज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 43 में अगर आप 21 माइनस कर दोगे तो ये आपका 22 ईयर क्या आ जाएगा, सन की एज आ जाएगा, ठीक है। माँ की एज 43 साल, पुत्र की एज 22 साल, ठीक है। अब कह रहा है यदि पिता माता से 3 वर्ष बड़ा है, अगर पिता माता से 3 वर्ष बड़ा था तो फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज आपकी हो जाएगी 3 वर्ष बड़ा है तो 46 ईयर हो गई, प्लस 3 कर दिए हम, 3 साल ही तो कह रहा है बड़ा है। उसके बाद क्या कह रहा है, जब पिता 50 वर्ष का हो जाता है, जब पिता आपका 50 वर्ष का हो जा रहा है तो पुत्र और पिता की आयु के बीच का अंतर निकालना है हमको। अगर ये देखिए आप, पिता की आयु अभी 46 साल है, जब ये 50 साल का हो जाएगा तो इसमें 4 साल ऐड हो जाएगा, ठीक है। 4 ईयर अगर इसमें ऐड कर दो तो ये 50 साल का हो जाएगा। पिता आपका 50 साल का हो जा रहा है 4 साल जोड़ देने पे, ठीक है। ये आपका फादर है। सन आपका क्या हो जाएगा, 4 साल जोड़ देने पे, 4 साल बाद का ही तो केस है, 4 साल जोड़ देने पे ये कितने साल का हो जाएगा, 26 साल का हो जाएगा, 26 ईयर्स का हो जाएगा। अब इसके बीच का ही अंतर हमको बताना था, तो इसके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 साल यानी 24 ईयर्स। और ये आपका ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हम टिक कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आसान सा सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपए और 75 रुपए में खरीदता है। चीनी को कितने में खरीद रहा है, 50 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। और गेहूं को कितने में खरीद रहा है, चीनी और गेहूं है 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं है, 20 किलो गेहूं को कितने में खरीद रहा है, 75 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। चलिए 75 रुपए में खरीद रहा है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि उन्हें बेचने पर उसे चीनी पर 10%, यानी उसको चीनी पर 10% की 10%, अभी हमें पता नहीं कि लाभ हानि, आगे पढ़ते हैं। 10% और गेहूं पर 20%, गेहूं पर क्या 20%, क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, लाभ होता है। तो कुल विक्रय मूल्य क्या था, कुल विक्रय मूल्य हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ भी लाभ हो रहा है प्रॉफिट, यहाँ भी लाभ हो रहा है प्रॉफिट। आप ये देख लीजिए कि अगर हमारे पास चीनी 15 किलो थी, ठीक है, 50 रुपए पर किलो उसका रेट था, तो चीनी का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, शुगर का, शुगर की कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, 15 पचे 75, 750 रुपए, ठीक है। 750 रुपए आपका सीपी आ गया, किसका, शुगर का, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि 20 किलो गेहूं पे आपका कितना है, 75 रुपए रेट है आपका, ठीक है। 75 रुपए के रेट से आप गेहूं का निकाल लीजिए, वीट का निकाल लीजिए। वीट का आपका कितना आ गया, वीट आपका हो जाएगा 75 गुड़े 20 किलो है ना आपका, तो 75 गुड़े 20 हो जाएगा, ठीक है। 75 गुड़े 20 यानी 2 जीरो आपका, और 75 दूना 150 होता है, यानी 1500 रुपए आपका क्या आ गया, किसका मूल्य आ गया, गेहूं का मूल्य आ गया। अब कह रहा है अगर इस पे 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है, अगर 750 का आप 10% निकालोगे तो यानी इस पे कितना लाभ हो रहा है, 75 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक। और अगर इस पे 20% का लाभ हो रहा है तो इसका अगर 10% 150 होगा तो इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% 300 हो जाएगा, प्लस 300, ठीक। अब हमसे क्या कह रहा था, कुल विक्रय मूल्य क्या था, कुल विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, चारों को ऐड कर लो, ठीक है। पहले हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 1500, 750 यानी 2250 रुपए हमारे पास पहले क्या था, सीपी था। सीपी में प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है, 375 रुपए का हो रहा है। 375 अगर इसमें हम ऐड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो एसपी आपका क्या हो जाएगा, एसपी आपका हो जाएगा 5, 7 5 12, 2 कैरी आपका 1 बचेगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा ये आपका, और ये आपका 2 हो जाएगा, यानी 2625 रुपए उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। 2625 रुपए आपका कहीं है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी में 2625 रुपए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक ठाक सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे ये कह रहा है, अगला सवाल देखिए, चलिए, एक्स एक कार्य को एक दिन में 25% पूरा कर सकता है, ठीक। वाई एक दिन में समान कार्य का 12.5% कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। आपसे ये कह रहा है कि एक्स एक कार्य को एक दिन में 25% पूरा करता है,
तो 2 दिन में 50%, 3 दिन में 75% और 4 दिन में आपका पूरा 100% कार्य हो जाएगा। यानी एक्स को कितना टाइम लग रहा है? एक्स को टाइम लग रहा है 4 डेज का। ये आपका डेज हो गया, ठीक है। एक्स 4 दिन में काम को पूरा कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वाई एक दिन में समान कार्य का 12.5% पूरा कर रहा है। अगर एक दिन में वो 12.5% पूरा कर रहा है तो 2 दिन में 25% पूरा करेगा, ठीक है। अगर 2 दिन में 25% पूरा करेगा तो 100%, यानी 25 चौका 100, यानी 2 चौका 8, या वाई आपका कितने दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा, ठीक है। 8 दिन में करेगा आपका, ठीक है। कितने दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा। या आप ऐसे देख लीजिए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है, ठीक है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8 होती है, ठीक है। मैंने फ्रैक्शन में आपको एक चीज बताई है, जो आपका नीचे होता है, हर में होता है या डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है फ्रैक्शन में बदलने के बाद, ये हमारा क्या होता है? मूल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, कुछ भी कह लो, या टोटल पार्ट, ठीक है। कह रहा है एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये 1/8 काम कर रहा है। यानी एक दिन में 1/8 काम कर रहा है तो टोटल उसको कितने दिन लग जाएंगे काम करने में? 8 दिन लग जाएंगे उसको एक काम पूरा करने में। वैसे यहाँ देख लीजिए, एक दिन में 1/4 काम कर रहा है तो यहाँ 4 दिन लग जाएंगे इसको, ठीक है, काम करने में। तो वही लिख लिया हमने, 4 और 8 हो गया हमारा, ठीक है। अब कह रहा है दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो देख लीजिए टाइम एंड वर्क आपको मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है। 4 और 8 का एलसीएम 8 हो गया, ठीक है। ये इसकी इफिशियंसी आ जाएगी, 8 में डिवाइड कर दोगे 2, इसकी इफिशियंसी क्या हो गई? 1 हो गई। ये आपका टोटल वर्क होता है। ये आपको इफिशियंसी को ऐड करके अगर आप 3 से डिवाइड कर दो तो ये आपका डेज आ जाएगा। आप देख लो, 3 दूना 6 हो जाएगा आपका, 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है। ये आपका 3 छंग 18 होगा, ठीक है। क्या होगा? 3 दूना 6 आपका हो गया था, 2 बचा था, पॉइंट लगाए, ठीक है, 0 हो गया, यानी 3 छंग 18, 6 6 6 आता चला जाएगा, हर बार 2 बचेगा आपका, यानी इसको आप 2.67 डेज कह सकते हो, ठीक है। चलिए आपका आंसर भी आ गया। आसान सा सवाल था, बस वही थोड़ा सा ये था कि 25% कर रहा है और 12.5% कर रहा है। अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है x + 2y = 27 है, x - 2y = -1 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये सब सवाल सोचिए आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, सब QIQs हैं। इतना आसान सा सवाल आपके एग्जाम में आया। क्या कह रहा है? x + 2y = 27 है आपका, ठीक है। उसके बाद कह रहा है x - 2y क्या है आपका? -1 है आपका, ठीक है। अब आपसे y का मान निकालने के लिए कह रहा है। अगर आपको y का मान निकालना है, आप देखिए दोनों इक्वेशन को अगर आप माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ प्लस का साइन था, माइनस हो गया, माइनस का साइन था, ये प्लस हो गया, ये माइनस का साइन था, ये आपका प्लस हो गया। यानी x से x कट गया आपका, 2y आपका क्या हो जाएगा? 4y, ठीक। ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 28 हो गई। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 4 7 28, y की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 7 आ गई। y की वैल्यू है किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है, ठीक है। टिक करेंगे मुस्कुराते हुए और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है निम्नलिखित दशमलव में से सबसे छोटा दशमलव ज्ञात करना है। सबसे छोटा दशमलव ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, 8 लिख लिया। कितने अंक पे दशमलव लगाना है हमको? 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव लगाना था। ये आपका क्या हो गया? 0.088, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका कितना है? 0.2/3 है, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, यहां आप डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.006, 3 छंग 18 होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, तो हमको 3 नंबर तक लेना है। ये आप डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0.01 है ही है। 1 में आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है आपका? 0.05 आता है, ठीक है। ये आपका 0.05 हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं। ये आपका क्या हो गया? 0.05 हो गया। ये आप देख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, 4 कन्नम 4, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? 0.004। अब हमको क्या बताना था? सबसे छोटा दशमलव बताना था। सबसे छोटा दशमलव हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.004, यही सबसे छोटा दशमलव है, बाकी सब इससे बड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए टिक कर लेते हैं। ऐसे सवाल आते हैं, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डेटा का परास बताइए। रेंज अगर आपको बतानी हो, ठीक है, या तो आप इसको आरोही क्रम में लिख लो, लेकिन टाइम बचाने के लिए आप क्या कर लो? देख लो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसमें सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है? 1 है। और सबसे बड़ा नंबर आप खोज लो, क्या है? 2 3 5 6, 2 3 5 4 7 ही हमको सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, ठीक है। और अगर हमको रेंज बतानी है तो हम इस दोनों में
बड़े नंबर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं तो हमारी रेंज आ जाती है। 7 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 6, ये हमारा रेंज आ जाएगा। ये सवाल पूछता है भाई, ठीक है, ऐसा सवाल पूछा गया है। परास क्या होता है, कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि परास होता क्या है किसी डाटा का। ये आपको एक डाटा दिया गया था अलग अलग नंबर्स का, तो अगर उसका रेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, हमारा क्या आ जाता है, रेंज आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे ये कह रहा है कि आपने 1.2 मीटर 1.3 मीटर के कपड़ों के 2 टुकड़े क्रमशः कितने में खरीदे, 330 रुपए में और 270 रुपए में, ठीक है, प्रति मीटर की दर से खरीदे। ठीक है, 1 मीटर की कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ 330 और यहाँ क्या है 270 है। तो कह रहा है आगे, भुगतान काउंटर पर आपने 1000 रुपए का नोट दिया, आपको कितना रुपया नगद वापस मिलेगा। ठीक है, आपने क्या काम किया है, 1.2 मीटर का एक कपड़ा 330 रुपए में, 1.3 मीटर का कपड़ा 270 रुपए में खरीदा है आपने। आपने क्या किया, खरीदने के बाद आपने काउंटर पे 1000 रुपए दे दिए, तो जितना आपकी कॉस्ट प्राइस, जितना आपको खरीदने में लगा होगा उतना पैसा वो ले लेगा, बाकी 1000 रुपए में वो माइनस करके आपको दे देगा जितना उसको पैसा चाहिए होगा। तो पहले देख लेते हैं, 1 मीटर की प्राइस आपकी क्या है 330 रुपीज है। ठीक है, तो 1.2 मीटर की प्राइस क्या हो जाएगी, 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.2 से आप इसमें 1.2 से आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा 12 जीरो ठीक, 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 तिहाई 36, कैरी आपका क्या बचा 3, 12 तिहाई 36 3 39 हो गया, ये आपका एक अंक पे दशमलव है। ठीक है, ये आपका 396 आ गया पहले कपड़े का 1.2 मीटर का। अब 1.3 खरीदना है। ठीक है, यानी अगर इसका 1 मीटर का प्राइस 270 है तो 1.3 मीटर का प्राइस क्या हो जाएगा उसका, 1.3 मीटर का प्राइस अगर हमको निकालना है तो 270 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ये आपका 1300, ठीक, 13 सत्ते 91, एक कैरी 9 बचा आपका। ठीक है, उसके बाद 13 दूना 26, 26 में अगर आप 9 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा, 351। यहाँ आप 351 रुपए दे रहे हो, यहाँ 396 रुपए दे रहे हो। ठीक है, क्या हो जाएगा 600 रुपए आपने ऐसे ही दे दिया। ठीक, उसके बाद 96 में आप 51 जोड़ लो, क्या हो जाएगा आपका 6 1 7, 96 में 9 5 14, यानी आपने क्या दी 147 रुपए और दिए हैं। ये आपकी वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, 4 आ गई और ये 7 आ गई, 747 रुपए आपने दिए हैं। 300 कुछ रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। आपको कितना नगद वापस मिलेगा, ठीक है, आपको कितना नगद वापस मिलेगा, 747 रुपए आपने दे दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन चेंज कर लो आप, 747 रुपए तो आप दे रहे थे। ठीक है, आपको वापस कितना मिलेगा, यहाँ भी कह रहा है कैश विल यू गेट। ठीक है, 747 माइनस कर लो आप 1000 में, ऑप्शन सही है, 1000 में आप माइनस कर लो 747। ठीक, 747 देख के ऑप्शन नहीं टिक करना है, मेरी तरह गलती हो जाती है, यही गलती होती है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं, घटा लो आप, ये 10 में से 7 जाएगा 3, ठीक, ये बचा 9, 9 में से 4 गया आपका कितना 5, फिर ये 9 बचा है, 9 में से 7 गया 200, 253 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 253 आंसर, शांति से करेंगे। ठीक है, 747 नहीं टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, परिपक्वता मूल्य के बीच का अंतर क्या है यदि 12,500 रुपए को 12,500 रुपए को क्या 2 साल के लिए 20% के प्रतिवर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, क्या एसआई और सीआई में अंतर 2 साल के लिए, अगर आप सीआई और एसआई में अंतर निकाल रहे हैं 2 साल का, ठीक है, 2 ईयर का, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्ट, P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, यानी मूलधन यहाँ रहेगा, यहाँ रेट रहता है। अब कह रहा है कि 12,500 रुपए हैं। ठीक है, और परिपक्वता मूल्य क्या होता है, अभी मैंने आपको बता दिया परिपक्वता मूल्य क्या होता है, या आपका मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है। ब्याज को, अगर आप ब्याज को मूलधन में ऐड कर दोगे, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, तो आपका क्या आ जाता है, परिपक्वता मूल्य आ जाता है या मैच्योरिटी वैल्यू आ जाती है, उसी को आप मिश्रधन भी कहते हो। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है, सीआई और एसआई में अंतर ही निकालना है आपको 2 साल का। हमने फार्मूला अपना लिख लिया है, फार्मूले में एक एक वैल्यू ध्यान से पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपका 12,500 है, 12,500 है। ठीक है, 12,500 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू आपकी 20 है। ठीक है, ये आपका 100 हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब आप देख लो 12,500, ये आपका ऊपर 400 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 4 0 हो जाएगा, 4 0 आपका 2 0 यहाँ कट गया, 2 0 आपका यहाँ कट गया, 125 चौका आपका क्या हो जाएगा 500। ठीक है,
500 रुपये आपका आ गया क्या, एसआई और सीआई में अंतर। ठीक है, क्या आ गया, एसआई और सीआई में अंतर कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। वही आपका मिश्र धन में भी अंतर होता है। ठीक है, कोई अंतर नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 500 रुपये आपका क्या आ गया था, अंतर आ गया था। सीआई और एसआई आप कैलकुलेट कर रहे थे अगर 2 साल के लिए तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कार बी की गति कार ए की गति की आधी है। ठीक है, अगर कार बी की गति क्या है, कार ए की गति से आधी है, ए की गति को अगर हम यस मानेंगे तो हमारा s/2 हो जाएगा, यही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है यदि कार ए 1/12 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या तय कर रहा है, 1/12 घंटे में क्या कर रहा है, 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी अगर हमको स्पीड निकालनी है तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितनी दूरी वो चल रहा है और जितने समय में चल रहा है उससे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ टाइम है कितना हमारे पास, 1/11 घंटे, यानी 12 यानी 13/12 घंटे, 13/12 आवर। ठीक, 120 किलोमीटर की वो दूरी तय कर रहा है। ठीक है, 120 किलोमीटर की दूरी कितनी हो गई आपकी, 120 किलोमीटर डिवाइड हमको कितने से करना है, 12 से 1/12 यानी 13/12 से 12 ही आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 12 आपका ऊपर चला गया है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, यस आ गया। ठीक है, हमको s/2 की वैल्यू निकालनी है, तो s/2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसका आधा कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें। ठीक है, ये आपका 60 बार जाएगा। ठीक है, और ये आपका लगभग, अगर ये 12 आप मान लो तो ये लगभग वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, यानी 60 समथिंग आएगा। और हमारा एक ही ऑप्शन है क्या, 60 किलोमीटर, जो उस ऑप्शन के आसपास है, और सब दूर दूर है, 30 40 80 तो आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यानी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। ये लगभग में मान है। ठीक है, घबराते नहीं है, आसानी से करते हैं देख के। पहले देख लेते हैं, जैसे यहाँ कट नहीं रहा था तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, ऑप्शन दूर दूर है। बिल्कुल आपके ऑप्शन बहुत दूर दूर है, यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, यहाँ 80 है। ये 60 के आसपास ही आएगा, क्योंकि आप 12 को 13 से डिवाइड करोगे, आपका लगभग 0.1 के आसपास आएगा, 9 समथिंग करके आएगा। ठीक है, लगभग 1 के बराबर आएगा। ठीक है, 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, थोड़ी सी छोटी वैल्यू मिलेगी, लेकिन हम उसको लगभग 60 मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देख क्या कह रहा है, ये बढ़िया सवाल है। अभी मैंने आपको हाई HCF वाला क्वेश्चन कराया था, ये आपका LCM वाला क्वेश्चन आ गया। देख लीजिए, कह रहा है एक टेलीफोन एक्सचेंज पर 20 सेकेंड, 24 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर 3 फोन बजते हैं। ठीक है, यदि वे सुबह 11:25 बजे एक साथ रिंग करते हैं तो अगली बार कब एक साथ रिंग करेंगे। अगर ऐसा कोई भी सवाल आए कि कोई चीज़ एक साथ एक समय पे हो जा रही है, उसके बाद आपसे पूछ ले वो अगली बार एक साथ कब होगी, तो उसमें आप क्या करते हैं, LCM निकाल लेते हैं अलग अलग चीज़ का। यहाँ 20 सेकेंड है, यहाँ आपका 24 सेकेंड के अंतराल पे, और यहाँ आपका 30 सेकेंड पे था। ठीक है, अगर आप 20, 24 और 30 का LCM निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप 120 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, 120 वैसा नंबर है जो तीनों से कट रहा है और सबसे छोटा नंबर। ये 20 छक्का 120, ये 24 पंचे 120 और ये 30 चौका 120, यानी 120 सेकंड बाद ये टाइम आपका आएगा जब ये क्या होगा, टेलीफोन एक साथ रिंग करेंगे। और 120 सेकंड मतलब क्या हो जाएगा आपका, 2 मिनट बाद। ठीक है, 2 मिनट बाद, क्योंकि वैल्यू आपको किस में दी है, 11:25। ठीक है, यानी 2 मिनट आप ऐड कर लो 11:27 पे। ठीक है, 11:27 पे आपका कहीं है 11, एक टेलीफोन एक्सचेंज पे AM PM दोनों है। ठीक है, AM PM इसमें आपको कहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 11:25 AM पे बज रहा था। ठीक है, 11:25 AM पे बज रहा था, तो अगली बार 2 मिनट के बाद कब बजेगा, 11:27 AM पे बजेगा। यह आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल में से AM PM कंफ्यूज कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है ये, DI का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका प्रत्येक वर्ष में चावल उत्पादन देती है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप पढ़ लो। क्या कह रहा है कि वर्ष 2005 की तुलना में 2009 में उत्पादन का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या है। ठीक है, पहले देख लेते हैं 2005 में क्या उत्पादन है। 2005 में हमारा क्या उत्पादन है, 325 टन का उत्पादन हमारा 2005 में है, और ये 2009 में 495 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ये 495 हो जा रहा है। ठीक है,
बढ़ के 325 से, यानी अंतर कितने का आ गया आपका 0, 7 और 1, 170 का अंतर आ गया आपका। ठीक है, 170 का अंतर आया कितने पे है, कितने का अंतर आ गया है, 170 का अंतर आ गया है। ठीक है, मैंने क्या काम किया, 170 का अंतर आ गया आपका, अभी माइनस करके दिखा दिया। और अगर हमसे पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि होती किस पे है, जो पहले वैल्यू होती है इनिशियल वैल्यू पे, यानी 170 की आपकी वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है, 325 पे हो रही है। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा कि कितनी वृद्धि हो गई। ठीक है, आप काट लो इसको, 5 से काट लो, 5 छंग 30 हो जाएगा, ये आपका 55 25 हो गया, ये आपका 5 20 बार कटेगा, ये आप काट लो, 5 13 बार काट लो आप, ये 5 चौका 20 हो गया, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 17 चौका 68, यानी 680। 680 को आपको 13 से डिवाइड करना है, 13 पचे 65 होता है आपका। ठीक है, 5 के बाद कोई वैल्यू आएगी समथिंग करके। ठीक है, यहाँ आपका 3 आएगा, ठीक, क्या आएगा 3 बच जाएगा, 3 0, यानी क्या हो जाएगा 13 दूना 26, यानी 52 समथिंग करके आंसर आएगा आपका। 52 समथिंग करके केवल एक ऑप्शन है आपका। ठीक है, आपका केवल 5 आया था तभी आप ऑप्शन टिक कर सकते थे, इतना दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। जब ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं तो पहला नंबर ही देख लेते हैं, टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, यानी 52.3% की वृद्धि होती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इसका एक सवाल और होगा। अगला सवाल आपसे ये कह रहा है कि 2005 और 2009 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन क्या था। औसत उत्पादन के लिए क्या करते हैं, टोटल उत्पादन जोड़ देंगे हम लोग, क्या करेंगे, टोटल उत्पादन जोड़ देंगे, कितना 325, 438, 429, 258 और 495 को जोड़ के किससे डिवाइड कर देंगे, कितने साल हैं, 1 2 3 4 और 5 साल हैं आपका, 5 से डिवाइड कर दोगे आप, तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, आपका चावल का औसत उत्पादन आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है, 325 है आपका, कितना है 325, 438, 325, 438, 429, ठीक है 429, उसके बाद क्या है 258 है, 258, ठीक, उसके बाद क्या है 495 है आपका, 495 है, इसको ऐड कर लेना आप लोग। ठीक है, ऐड कर लेना, ठीक है, और डिवाइड कर, ये ऐड करने के बाद जो भी आपका आएगा उसको डिवाइड आप कितने से करोगे, नंबर ऑफ ईयर से, कितने साल प्रोडक्शन हो रहा है, 5 साल प्रोडक्शन हो रहा है, 5 से आप डिवाइड कर लोगे, यहाँ आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन हो जाएगा 5 साल का। ठीक है, ये आसान सा सवाल था, कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा सवाल खत्म हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराता रहूंगा। ये पहला टॉपिक था, लगातार मोनोटोनस होता जा रहा था, एक चैप्टर एक दिन में। आज मैंने क्या काम किया, मिला जुला के मिसलेनियस PYQs आपको करा दिए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मैं और पार्ट लाता रहूंगा, बाकी अगले टॉपिक में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।